हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, ये लेक्चर एंशंट इंडिया का 11th लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे गुप्ता पीरियड की और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्धन डायनेस्टी या फिर जो हर्षवर्धन वाला पीरियड है उसको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, उन सभी लोगों के लिए जो नए नए हमारे इस इनिशिएटिव से जुड़े हैं उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, प्रेप आईएएस ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए 3 महीने का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जिसकी शुरुआत 17 मार्च से हो चुकी है और हमारा ये इनिशिएटिव 20 जून तक चलने वाला है। काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवा रहे हैं। 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों ही पोर्शन को हम लोग यहाँ पे कवर करवा रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको स्टडी मटेरियल, नोट्स और हमारे तमाम वीडियोस की पीडीएफ हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। संडे को एक तो सीसेट की क्लासेस हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं और साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग सेशन भी संडे को होते हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट फैकल्टी से बात करके अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी फैकल्टी, जिससे यूपीएससी टीचिंग का या फिर यूपीएससी एग्जामिनेशन का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, भले ही प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो। इसलिए दोस्तों, हमारा इनिशिएटिव आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस इनिशिएटिव को आप अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोग हमारे इस फ्री इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सकें। एंड दोस्तों, अगर आपको डिटेल शेड्यूल जानना हो, रजिस्ट्रेशन लिंक जानना हो, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जानना हो, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। अब दोस्तों, हम आते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर। शुरुआत में हम गुप्ता एम्पायर को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे वर्धन डायनेस्टी की, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज का ये लेक्चर चलने वाला है। फ्रेंड्स, हमने देखा था कि जब मौर्यन एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता है तो उसके बाद नॉर्थ इंडिया में हमको कुशान्स देखने को मिलते हैं और साउथ या फिर जो डेक्कन वाला एरिया था वहाँ पे हमको सातवाहन देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दोनों किंगडम भी 3rd सेंचुरी आते आते इनका भी एंड होने लग जाता है और फिर हम देखते हैं कि एक नई डायनेस्टी, एक नया एम्पायर सामने आता है और वो एम्पायर होता है गुप्ता एम्पायर, ठीक है। अब दोस्तों, ये जो गुप्ता एम्पायर था इसका टेरिटोरियल एक्सटेंट मौर्यन एम्पायर जितना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी इसने नॉर्थ इंडिया को पॉलिटिकली यूनाइटेड रखने में काफ़ी मदद की थी। और अगर हम इनका सेंटर ऑफ ऑपरेशन की बात करें कि कहाँ से ये अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करते थे, तो वो था यूपी एंड बिहार, और प्रयाग जो इलाहाबाद वाला एरिया है वो इनका पावर सेंटर हुआ करता था। फ्रेंड्स, इस मैप में आप एक तो मौर्यन एम्पायर के टेरिटोरियल एक्सटेंट को देख सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जो मैप है ये गुप्ता एम्पायर का टेरिटोरियल एक्सटेंट है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो गुप्ता पीरियड का जो टेरिटोरियल एक्सटेंट था वो मौर्यन पीरियड जितना नहीं था, और ये साफ साफ इस मैप से आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों, अगर हम गुप्ता पीरियड के मैप को देखें तो इसको भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो थोड़ा ब्लू कलर से जो पोर्शन बना हुआ है ये बेसिकली चंद्रगुप्त वन के टाइम पे एम्पायर था, ठीक है। उसके बाद काफ़ी सारा एम्पायर इसमें ऐड किया, किसने किया? समुद्रगुप्त ने, जो कि ब्राउन कलर से दिखाया हुआ है। और ये जो ग्रीन कलर में दिखाया हुआ है ये पोर्शन चंद्रगुप्त 2 ने इसको ऐड किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम एडिशन जिसने किया था वो किंग थे समुद्रगुप्त, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब दोस्तों, ये गुप्ता लोग कौन थे? ये कुशान एम्पायर में उनके फ्यूडेटरीज हुआ करते थे यूपी वाले एरिया में। इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा कुशान लोगों से, जैसे कि ये लोग एक्सीलेंट हॉर्समैन हुआ करते थे। हमें जो काफ़ी सारे कॉइन्स मिले हैं उसमें किंग को हॉर्स के ऊपर दिखाया हुआ है, ठीक है। ये जो इनका एरिया था यूपी बिहार वाला, यहाँ पे काफ़ी सारा मटेरियल एडवांटेज इनको मिलता था। जैसे कि एक तो ये एरिया काफ़ी फर्टाइल लैंड था। सेंट्रल इंडिया बिहार से आप आयरन ले सकते हो, और अगर आपके पास आयरन है तो फिर आपका एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छा होगा। आपके जो
हथियार होंगे, जो वेपन्स होंगे, वो भी काफ़ी अच्छे होंगे। इसके अलावा जो सिल्क रूट था उसके साथ इनकी प्रॉक्सिमिटी थी, मतलब नज़दीक थी, तो उससे भी इनको फ़ायदा मिलता था। और इसीलिए हम देखते हैं कि शुरुआत में जो अनुगंगा, जो मिडिल गैंगटिक बेसिन है, प्रयाग, जो भी इलाहाबाद वाला पोर्शन है, अयोध्या, मगध, इन सब पे इनका कंट्रोल होता है। लेकिन समय के साथ ये एक ऑल इंडिया एम्पायर बन जाता है, और ये हमने ऑलरेडी उस मैप में देखा था। अब दोस्तों जब हम गुप्ता पीरियड की बात करते हैं तो गुप्ता पीरियड को एंशियंट इंडिया में गोल्डन एज कहा जाता है, मतलब एक सुनहरा पीरियड कहा जाता है। अब दोस्तों सुनहरा पीरियड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दौरान काफ़ी सारे अचीवमेंट्स हासिल किए गए थे आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। एंड दोस्तों इससे प्रीलिम्स मेंस में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको काफ़ी डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल यूनिफिकेशन इन्होंने लाया था हमारी कंट्री में, तो ये भी अचीवमेंट था इन लोगों का। अब दोस्तों जो गुप्ता पीरियड है, जो गुप्ता एम्पायर है, इसकी शुरुआत की थी श्रीगुप्त ने, ठीक है। और उस समय उनकी कैपिटल हुआ करती थी पाटलिपुत्र। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो गुप्ता पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है 240 सीई से 280 सीई के बीच में श्रीगुप्त जो है उनका रूल होता है। एंड दोस्तों इनको गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है और इन्होंने महाराज का टाइटल लिया था, ठीक है फ्रेंड्स। इनके बाद जो सेकंड रूलर आते हैं वो हैं घटोत्कच, जो कि श्रीगुप्त के बेटे थे, और उनका भी टाइटल था महाराजा। तो दोस्तों काफ़ी बड़े बड़े टाइटल हम लोग देखेंगे कि इस पीरियड के जो किंग्स होंगे, जो रूलर्स होंगे, वो अपने ऊपर रखेंगे, जैसे कि महाराजा या महाराजा धीराज, वो हम आगे देखेंगे। अब दोस्तों इनके जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट किंग थे वो थे चंद्रगुप्त वन, और इनका टेन्योर कब से कब तक था? 319 एडी से 335 एडी के बीच में, मतलब 319 से लेके 335 एडी के बीच में इनका कार्यकाल था। ये पहले इंपॉर्टेंट किंग थे गुप्ता डायनेस्टी के। इनको टाइटल क्या दिया हुआ था? महाराजा धीराज। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसे टाइटल इनको क्यों दिए गए थे। फ्रेंड्स देखिए, ये जो गुप्ता डायनेस्टी थी इनका बैकग्राउंड इतना क्लियर नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि ये वैश्यास थे, ठीक है, तो कुछ सर्टन नहीं है कि इनका बैकग्राउंड क्या था। एंड दोस्तों उस समय की जो हमारी सोसाइटी थी उसमें ऐसा माना जाता था कि जो क्षत्रिय होगा वही रूल कर सकता है, ठीक है। अब क्योंकि ये लोग क्षत्रिय नहीं थे तो अब किस तरह से रूल करें, क्योंकि इतनी डेवलप सोसाइटी है तो कुछ ना कुछ तरीके तो खोजने होंगे ताकि आप सोसाइटी को कंट्रोल कर सकें। तो इस तरह से बड़े बड़े जो टाइटल जो हैं वो अडॉप्ट किए जाते थे, जैसे कि महाराज, महाराजा धीराजा, ताकि सोसाइटी पे कंट्रोल किया जा सके। काफ़ी सारी चीज़ें हुई इस पीरियड में, जैसे कि इन्होंने, क्योंकि ये तो वैश्य थे, इन्होंने लिच्छवी प्रिंसेस से शादी की, और उस प्रिंसेस का क्या नाम था? कुमार देवी। तो इससे इनकी प्रेस्टीज बढ़ी थी, ठीक है। पहला तो बहुत अच्छे अच्छे टाइटल्स इनके पास थे, दूसरा जो क्षत्रिय प्रिंसेस थी उनसे इन्होंने शादी की, कुमार देवी से। एंड दोस्तों इस दौरान जो कॉइन्स बनाए गए थे उनको कुमार देवी कॉइन्स भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों फ्रंट में अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त वन और उनके साथ उनकी वाइफ कुमार देवी को दिखाया गया है। एंड दोस्तों बैक साइड में आप इस फोटो में देख सकते हैं लक्ष्मी को दिखाया गया है, जो कि एक टाइगर के ऊपर जो है वो बैठी हुई हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कुमार देवी टाइप्स कॉइन थे जो इस फेज में इन लोगों ने इशू किए थे। एंड दोस्तों चंद्रगुप्त वन ने एक और इम्पोर्टेंट काम किया था, इन्होंने गुप्ता एरा स्टार्ट किया था, और वो कब से स्टार्ट होता है? 319 एडी से, ठीक है दोस्तों। तो 319 एडी से इन्होंने गुप्ता एरा स्टार्ट किया था। अब दोस्तों ये जो चंद्रगुप्त वन थे इनके दो बेटे थे। जो एल्डर सन थे वो थे काचगुप्ता, और जो यंगर सन थे उनका क्या नाम था? समुद्रगुप्ता। अब फ्रेंड्स हमने काफ़ी कुछ सुना है समुद्रगुप्त के बारे में, लेकिन जो काचगुप्ता है उसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, और इनके बारे में हमको केवल इस कॉइन से पता चलता है जहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है। अब दोस्तों हमको पता है कि समुद्रगुप्त जो है वो उनको राजगद्दी मिलती है, तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उस दौरान जो प्रैक्टिस थी प्राइमोजेनिचर की वो नहीं हुआ करती थी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि फादर के बाद जो राजगद्दी होगी वो एल्डेस्ट सन को जाती थी। इस सिस्टम में ऐसा होता था। लेकिन दोस्तों हम
देखेंगे कि समुद्रगुप्त को किंग बनाया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जो कैपेबल होगा, जो कैपेबल प्रिंस होगा, उसको राजगद्दी मिलेगी, ना कि जो एल्डर सन है उसको राजगद्दी मिलेगी। तो दोस्तों ये सवाल पूछा जा सकता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे समुद्रगुप्त की, और इनका टेन्योर कब से कब तक था, 335 से 380 एडी के बीच में। एंड दोस्तों जो हमने मैप देखा था उसमें हमने देखा था कि जो मैक्सिमम एक्सपेंशन है वो समुद्रगुप्त के द्वारा ही किया गया था, और ये सबसे पावरफुल किंग हुआ करते थे। इनकी जो पॉलिसी थी एक्सपेंशन की, वो अशोका के एकदम अपोजिट थी। अशोका की पॉलिसी क्या थी, पॉलिसी ऑफ पीस, लेकिन इनकी पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ एग्रेशन एंड कॉन्केस्ट। अब दोस्तों इन्होंने जितना भी कॉन्केस्ट किया था उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहली कैटेगरी है जो गंगा यमुना दोआब वाला एरिया है, ठीक है, वहाँ पे जितने भी प्रिंस किंगडम हुआ करते थे उनको इन्होंने डिफीट किया और उनको गुप्ता एम्पायर में इन्होंने शामिल कर लिया था। दूसरा एरिया कौन सा आता है, जो ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स हैं जैसे कि नेपाल, असम, बंगाल, पंजाब, ठीक है, तो उनको भी इन्होंने अपनी पावर दिखा दी थी कि भाई मैं सबसे पावरफुल हूँ, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा कैटेगरी आती है वो आती है फॉरेस्ट किंगडम्स, जो कि विंध्य वाला रीजन है, जो सेंट्रल इंडिया वाला एरिया होता है, उस वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं, और इसको कहते हैं अताविका राज्याज, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, और इन किंगडम्स को भी समुद्रगुप्त ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। और दोस्तों इसका फ़ायदा ये था कि अब जो समुद्रगुप्त है वो साउथ की तरफ भी मूवमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स फोर्थ कैटेगरी आती है ईस्टर्न डेकान एंड साउथ इंडिया की। अगर आप मैप में देखें तो ये वाला जो एरिया है उसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे समुद्रगुप्त ने उस समय जो 12 रूलर्स थे जो यहाँ पे रूल करते थे उनको डिफीट किया था। ऐसा बताते हैं कि अप टू कांची तक समुद्रगुप्त पहुँच गए थे। तमिलनाडु में जो पल्लवास थे उनको भी इन्होंने डिफीट किया था और उन्होंने भी इनकी पावर को माना था। अब दोस्तों इस वाले एरिया में समुद्रगुप्त ने क्या किया था, पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सिलिएशन वो अडॉप्ट की थी, ठीक है। जिन किंगडम्स को उन्होंने हराया था उनके राजाओं को फिर से वहाँ का राजा बना दिया गया था, तो ये पॉलिसी उन्होंने यहाँ पे यूज़ की थी। अब दोस्तों जो फिफ्थ कैटेगरी है वो है शाकाज एंड कुशांस, जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो एरिया था, ठीक है, यहाँ वाला जो एरिया था वहाँ पे जो रूल कर रहे थे उनको भी डिफीट किया था। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि जो समुद्रगुप्त है उन्होंने 5 कैटेगरी में अपना कॉन्केस्ट किया था, ठीक है, और अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया था। दोस्तों अगर हम चाइनीज सोर्सेज की बात माने तो उस समय के जो श्रीलंकन किंग थे मेघवर्मन, वो गया में एक बुद्धिस्ट टेम्पल बनाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने पहले परमिशन मांगी थी समुद्रगुप्त की, ठीक है, और फिर वो परमिशन उनको मिल गई थी। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि श्रीलंका में भी इनका दबदबा हुआ करता था। अब इनका कोर्ट पोइट कौन सा था, हरिसेना, ठीक है। और ये क्यों फेमस है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। और कहाँ पे लिखा है, जो इलाहाबाद पिलर है। फ्रेंड्स ये जो इलाहाबाद पिलर है इसको हम कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, इसको ये इसका दूसरा नाम है प्रयाग प्रशस्ति। फ्रेंड्स प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, जब आप किसी की प्रशंसा करते हो, और इसमें समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से बुलाया गया है। एंड दोस्तों यहाँ पे अश्वमेघ यज्ञ के बारे में भी बात की हुई है कि जो समुद्रगुप्त है उन्होंने अश्वमेघ जो है सेक्रीफाइस परफॉर्म किया था, और उसी के चलते ये कॉइन्स इशू किए गए थे। फ्रेंड्स इसमें आप देखिए जो अश्वमेघ वाला हॉर्स है वो इसमें दिखाया हुआ है। अब दोस्तों ये जो समुद्रगुप्त है इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार का सामना नहीं किया था, इसलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चंस हैं जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं। दोस्तों जहाँ तक रिलीजन की बात है, ये वैष्णविज्म मीन्स भगवान विष्णु को फॉलो करते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये दूसरे रिलीजन्स के प्रति इनटॉलरेंट थे। एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे वासुबंधु, उनको इन्होंने अपना रॉयल पैट्रोनेज दिया था। एंड दोस्तों इनसे जुड़े एक इंस्क्रिप्शन है ईरान इंस्क्रिप्शन, एमपी की ये साइट है, लेकिन ये इंस्क्रिप्शन अभी कहाँ पर रखे हुए हैं, कोलकाता म्यूजियम में। तो इनके जो कैंपेन्स हैं उनकी डिटेल हमको यहाँ से मिलती है। अब दोस्तों इन्होंने जो कॉइन्स इशू किए थे उनमें तरह तरह के टाइटल इनको दिए हुए हैं, जैसे कि अप्रतिरथा, सेकंड क्या है, व्याघ्र पराक्रमा मतलब ब्रेव एज ए टाइगर, और लास्ट टाइटल है पराक्रमा। तो ये सब हमको इनके कॉइन्स में से देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ टाइटल्स और भी हैं, जैसे कि टाइटल ऑफ
परमेश्वरा या फिर परमा भट्टारका। और फ्रेंड्स अगर हम थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालें यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि अशोका ने क्या टाइटल लिया था, देवनम पिया, मतलब देवों के प्रिय। उसके बाद हमने देखा था कुशांस, तो कुशान लोगों का क्या टाइटल था, देवपुत्र, वो सन ऑफ गॉड अपने आप को कहा करते थे। लेकिन अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें, ठीक है, तो वो तो एक स्टेप आगे बढ़ गए, अपने आप को परमेश्वर कहलाते थे, मतलब वो खुद ही भगवान है। तो इस तरह के टाइटल्स हमको इनके पीरियड के दौरान देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों अगले किंग हैं चंद्रगुप्त टू, AD 380 से 412। दोस्तों इनका जो पीरियड था उसको हम हाई वाटर मार्क मानते हैं। इन्होंने एक्सपेंशन के लिए एक तो मैरिज अलायंसेस की थी और दूसरा किए थे कॉन्केस्ट। इनकी शादी हुई थी नागा प्रिंसेस कुबेर नंगा से, और फिर इनकी डॉटर होती है प्रभावती। अब दोस्तों ये जो प्रभावती थी, इनकी शादी ये कराते हैं वाकाटका प्रिंस रुद्रसेना टू से, लेकिन दोस्तों इनकी शादी के बाद डेथ हो जाती है। एंड दोस्तों ये एरिया कौन सा एरिया, जो सेंट्रल एरिया, जो सेंट्रल इंडिया वाला एरिया है, ये वाला एरिया। तो यहाँ पे वाकाटका किंग्स जो हैं रूल करते थे। इनके प्रिंस के साथ इनकी शादी होती है, लेकिन शादी के बाद प्रिंस जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब कौन राजा बनेगा, तो उनके जो यंग सन होते हैं प्रभावती के, उनको बनाया जाता है, लेकिन उनकी उम्र छोटी होती है, तो पूरा का पूरी जिम्मेदारी आ जाती है प्रभावती के ऊपर। एक तरह की वर्चुअल रूलर वो बन जाती है। अब दोस्तों देखिए इसका फायदा चंद्रगुप्त को क्या हुआ, क्योंकि अब उनकी जो डॉटर है वो उस एरिया की वर्चुअल रूलर है, तो अब उन्होंने इस एरिया को यूज़ किया वेस्टर्न एरिया पे अटैक करने के लिए। और उस समय वहाँ पे कौन था, शाकास थे, ठीक है, और उन पे अटैक करके शाकास को हरा देते हैं। मालवा और गुजरात वाला जो एरिया होता है उस पर इनका कंट्रोल हो जाता है, और फिर इनको टाइटल मिलता है साकारी, मतलब वो बंदा जिसने शाकास का दमन किया हो। एंड दोस्तों ये वेस्टर्न सी कोड क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम बार बार देख चुके हैं, क्योंकि इसके साथ आप ट्रेड काफ़ी बड़े लेवल पे कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। विक्रमादित्य का टाइटल भी इनको मिला था चंद्रगुप्त टू को। एंड फ्रेंड्स आप जानते हैं कि विक्रमादित्य का टाइटल कब दिया जाता है, जब आप कोई बहुत बड़ा काम करते हैं। इनके टेन्योर में एक चाइनीज पिलग्रिम थे फा हियान, वो इंडिया में आते हैं, इनके कोर्ट को विजिट करते हैं, और उनके अकाउंट से हमको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है उस समय की सोसाइटी, उस समय की पॉलिटी, उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। फ्रेंड्स आपने दिल्ली के मेहरौली आयरन पिलर को के बारे में सुना होगा, उसमें किंग चंद्रा को मेंशन किया गया है, और ऐसा माना जाता है कि वो चंद्रा कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त टू ही हैं। अब फ्रेंड्स ये जो चंद्रगुप्त टू थे, इनकी सेकंड कैपिटल थी उज्जैन में। तो वहाँ पे जो इनका दरबार था, उस दरबार की सबसे खास बात क्या थी कि उसमें नवरत्न हुआ करते थे, मीन्स 9 जेम्स हुआ करते थे। फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनके नाम और इनसे जुड़ी इंफॉर्मेशन। और ये 9 जेम्स कौन कौन से थे, कालिदास, अमर सिम्हा, वरह मिहिरा, धन्वंतरी जो कि फादर ऑफ आयुर्वेद इनको कहा जाता है, देन घटाकरापारा, शांकु, कहा पनाका, वरारुचि, और सबसे लास्ट में थे वेटला भट्टा। फ्रेंड्स ये 9 के 9 नाम आपको याद होने चाहिए, इस पे मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन बन सकता है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट किंग है कुमारगुप्त, 412 से 455 के बीच में इनका टेन्योर था। इनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है, सबसे फर्स्ट इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। इनसे जुड़े टाइटल क्या है, शक्रदित्य एंड महेंद्र द्वितीय। तो इस पे सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों गुप्ता डायनेस्टी के फॉल के जो कारण थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था हुना का इन्वेजन। ये एक ट्राइब थी जो कि नॉर्थ वेस्ट पोर्शन से इन्वेड करती है। एंड दोस्तों ये इन्वेजन इनके पीरियड में ही स्टार्ट हुआ था। हालांकि जो फर्स्ट इन्वेजन था वो अनसक्सेसफुल था। उस समय जो प्रिंस थे स्कंदगुप्त, उन्होंने उसको अनसक्सेसफुल कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिस पे सवाल पूछे जाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो अगले किंग हैं वो हैं स्कंदगुप्त, 455 से 467 के बीच में। इनके बारे में जो हमको जानकारी मिलती है वो मिलती है भीतरी इंस्क्रिप्शन। कहाँ पर है ये, गाजीपुर यूपी में, वहाँ पे हमको इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी हमको इनका जिक्र मिलता है। ये भी वैष्णव धर्म को फॉलो करते थे और इन्होंने भी विक्रमादित्य का टाइटल अडॉप्ट किया था। एंड फ्रेंड्स जो लास्ट गुप्ता रूलर हैं जो हमको पता है वो कौन है,
विष्णुगुप्त 540 से 550 के बीच में इनका टेन्योर हुआ करता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब वो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि ये जो गुप्ता एम्पायर था इसका 5th सेंचुरी एडी के सेकेंड हाफ में इनका फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो उसके क्या कारण थे? सबसे पहला कारण था इन्वेजन बाय हुनाज। ये एक ट्राइब थी जो कि सेंट्रल एशिया से आई थी और इससे जो गुप्ता किंगडम था उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। एंड दोस्तों इसके अलावा दोस्तों हमने देखा था कि काफ़ी सारे फ्यूडेटरीज हुआ करते थे। तो जब गुप्ता किंग वीक होने लग गए तो ये जितने भी फ्यूडेटरीज थे ये अपने आप को इंडिपेंडेंट करने लग गए थे। तो इससे भी गुप्ता एम्पायर को काफ़ी नुकसान पहुंचा था और उसमें से एक फ्यूडेटरी था प्रिंस ऑफ थानेसर। और इसी से दोस्तों हम देखेंगे जो वर्धन डायनेस्टी है उसकी शुरुआत होती है। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि देखिए इतनी बड़ी आर्मी इनके पास थी लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज इनके पास काफ़ी कम हो रहे थे। और क्यों कम हो रहे थे दोस्तों? क्योंकि इनके पीरियड में हम देखते हैं कि जो लैंड ग्रांट वाली प्रैक्टिस थी वो काफ़ी बड़े लेवल पे परफॉर्म की जाती है और इससे जो रिवेन्यू थे वो काफ़ी कम हो जाते हैं। फॉरेन ट्रेड का डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, तो इससे इनके जो रिसोर्सेज थे वो काफ़ी कम हो जाते हैं। एंड दोस्तों जब रिसोर्सेज नहीं रहेंगे तो फिर आप बड़े लेवल पे एक लार्ज आर्मी को मेंटेन नहीं कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये सब वो कारण थे जिसकी वजह से जो गुप्ता पीरियड है, जो गुप्ता डायनेस्टी है, उसका फॉल हमको देखने को मिलता है। एंड फ्रेंड्स फिर हम देखते हैं कि मिडिल ऑफ 6th सेंचुरी में आते आते ये रूल ख़त्म हो जाता है। अब दोस्तों अगला टॉपिक है लाइफ इन गुप्ता एज और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। दोस्तों हमने देखा कि जो गुप्ता किंग होते थे ये बहुत बड़े बड़े टाइटल लेते थे जैसे कि परमेश्वरा, महाराजा धीराजा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो ब्राह्मण थे उनको काफ़ी ह्यूज गिफ्ट्स दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का क्या काम था कि वो किंग को प्रेज करेगा और किंग को गॉड के साथ कंपेयर करेगा, तो इसके बदले उनको काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते थे। किंग को जो है भगवान विष्णु के रूप में देखा जाता था। फ्रेंड्स अगर हम बात करें गुप्ता कॉइन्स की तो काफ़ी सारे कॉइन्स हमको देखने को मिलते हैं जिसमें फ्रंट में तो गुप्ता किंग्स हैं और उसके पीछे जो है गॉडेस लक्ष्मी की फोटो बनाई हुई है और इसका फोटो मैंने आपको दिखाया भी था। ठीक है, तो इस तरह से जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने गुप्ता किंग्स को विष्णु के समान माना था। अब फ्रेंड्स जो किंग होता था उसके पास काफ़ी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी होती थी और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि इतने सारे फ्यूडेटरीज हैं तो वो भी अपनी फोर्सेस सप्लीमेंट करेंगे। कैवलरी और जो हॉर्स आर्चरी है मतलब घुड़सवारी और जो तीर धनुष वाला सिस्टम होगा अब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स इस पीरियड में हमको काफ़ी कम देखने को मिलती है तो अब रिवेन्यू कहाँ से लिया जाएगा? तो लैंड टैक्सेस इस पीरियड में बढ़ा दिए जाते हैं। अगर हम सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ के जो विलेजर्स थे उनको रॉयल आर्मी और ऑफिशियल्स के लिए फोर्स्ड लेबर करनी पड़ती थी और उसके लिए क्या नाम दिया गया? विष्ठी। फ्रेंड्स ये सवाल अभी रिसेंटली पूछा गया था प्रीलिम्स में कि विष्ठी का मतलब क्या होता है। इस फेज में काफ़ी सारे टैक्सेस हमको देखने को मिलते हैं जैसे कि भाग, इसमें आपको अपने प्रोड्यूस का 1/6 जो है किंग को देना होगा। भोग, इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको किंग को देनी होंगी। कर, फ्रेंड्स कर मतलब जो होता है टैक्स, ये हम हिंदी में यूज़ करते हैं। बलि, इसका मतलब होता है रिलीजियस टैक्स या फिर सेस। इसके बाद आता है उपारी कर, इसका मतलब जो होता है सेस। ठीक है, उदरंगा एंड हिरण्या, ये इस तरह के टैक्सेस इस पीरियड में हमको देखने को मिलते हैं। दोस्तों जुडिशल सिस्टम काफ़ी अच्छे से डेवलप इस पीरियड में हुआ था। काफ़ी सारी लॉ बुक्स इस पीरियड में कंपाइल होती हैं। पहली बार सिविल और क्रिमिनल लॉज बनाए जाते हैं, उनको क्लियरली डिमार्केट किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये जितने भी लॉज बनते हैं ये वर्ण सिस्टम के आधार पे बनते हैं, मतलब अगर आपका वर्ण हायर है तो आपकी पनिशमेंट सबसे कम होगी। ठीक है, और क्योंकि ब्राह्मणिकल रिलीजन यहाँ पे चल रहा है तो इसमें ये बात तय होती है कि जो किंग होगा उसको लॉज को अपहोल्ड करना होगा। अब दोस्तों इसके अलावा जो गिल्ड्स होती है जिसमें आर्टिशंस या मर्चेंट्स होते हैं वो अपने खुद के द्वारा बनाए गए लॉज से गवर्न होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पीरियड में जो ब्यूरोक्रेसी थी वो हमको इतनी ज़्यादा इलेबोरेट नहीं देखने को मिलती है जैसा हमको मौर्याज में देखने को मिलता था। दोस्तों क्यों? क्योंकि देखिए एक तो फ्यूडल सिस्टम चल रहा है। ठीक है, तो इतने ऑफिसर्स आपको नहीं चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो गिल्ड्स हैं वो अपना खुद का रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रही हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी आपको ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए। तो हम देखते हैं कि इस पीरियड में ब्यूरोक्रेसी काफ़ी कम होती है, मौर्याज के जितनी ब्यूरोक्रेसी हमको नहीं देखने को मिलती है।
कुमार मात्याज वो थे जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे। एंड दोस्तों इनका जो रिक्रूटमेंट था, अब ऐसा नहीं होगा कि केवल जो अपर वर्णा है, मींस जो ब्राह्मण है केवल वो ही रिक्रूट किए जाएंगे। अब ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि गुप्ता लोग जो थे खुद वैश्य थे, तो ये सिस्टम वो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे कि केवल अपर वर्ण के लोगों का ही रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो ये एक नई चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। एक प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट किया था। एम्पायर को डिविजन्स में डिवाइड किया था और एक डिवीजन को कहा था भुक्ति, ठीक है। और जो भुक्ति का इंचार्ज होगा वो कौन होगा? उपारिका, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले होगा एम्पायर, एम्पायर के नीचे होंगी भुक्ति, और इनका मतलब क्या है? डिविजन्स, जो प्रोविंसेस होती हैं भुक्ति, और इसका इंचार्ज होगा उपारिका। भुक्ति के बाद एक भुक्ति को डिवाइड किया है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, जिलों में, ठीक है, और उनका नाम है विषय, और इसका इंचार्ज कौन होगा? विषयपति, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको याद रखना होगा कि एम्पायर है, फिर भुक्ति है, फिर क्या है? विषय। अब दोस्तों जो ईस्टर्न इंडिया वाला पोर्शन था वहाँ पे विषय को भी डिफरेंट विठीज में डिवाइड किया था, और विठीज में काफ़ी सारे विलेज आते थे, तो ये भी आपको याद रखना होगा। विलेज की देखभाल कौन करेगा? विलेज हेडमैन, ठीक है। तो उसका रोल इस पीरियड में काफ़ी बढ़ जाता है। दोस्तों जहाँ तक अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, तो हमने देखा था कि जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, जो गिल्ड्स हैं, उनका रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अपने रूल्स को खुद ही गवर्न करेंगी, ठीक है। उनके अफेयर्स के लिए अलग रूल्स होंगे, तो गिल्ड्स का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब दोस्तों ये जो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सिस्टम कहाँ देखने को मिलता है? नॉर्थ बंगाल, बिहार, यूपी और एमपी का कुछ एरिया, जहाँ पे किंग डायरेक्टली अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट करता था और उससे ये पूरा सिस्टम चलता था। लेकिन इसके अलावा जो एरिया था वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम हुआ करता था। अब दोस्तों देखिए, एक एम्पायर है पर उसमें हमको तरह तरह के डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो गिल्ड्स हैं उनका अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वो एरिया जो डायरेक्टली गुप्ता एम्पायर के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है उसमें अलग हमको सिस्टम देखने को मिलता है, वो अभी हमने देखा। और तीसरा था फ्यूडल सिस्टम, ठीक है दोस्तों। तो एक ही एम्पायर में 3 डिफरेंट सिस्टम हमको देखने को मिलते हैं, और इसीलिए दोस्तों हम देखते हैं कि आगे जाके जो फॉल था एम्पायर का वो होना तय था। अब दोस्तों ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, इनकी 3 ऑब्लिगेशंस होती थी। सबसे पहला, गुप्ता किंग के कोर्ट में इनको पर्सनल अटेंडेंस देनी होगी, कुछ ट्रिब्यूट वगैरह देने होंगे, और अपनी डॉटर्स जो हैं वो किंग को पेश करनी होंगी शादी वगैरह करने के लिए। तो ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। दोस्तों गुप्ता पीरियड का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर था सिस्टम ऑफ लैंड ग्रांट्स। दोस्तों ये जो लैंड ग्रांट होती थी ये अब प्रीस्ट को भी हो रही है और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको भी हो रही है। फ्रेंड्स इससे पहले हमने देखा था कि सातवाहन किंग ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन गुप्ता पीरियड आते आते ये एक रेगुलर प्रैक्टिस बन जाती है। एंड दोस्तों अब देखिए इसमें प्रीस्ट के अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी जुड़ गए हैं। मतलब दोस्तों अब काफ़ी सारी लैंड जो है आपको ग्रांट करनी होगी। एंड दोस्तों इसका मतलब क्या होता था कि अब आपको सैलरी नहीं मिलेगी, अब आपको वो जो लैंड दी गई है उसका रेवेन्यू ही आपकी सैलरी है। एंड दोस्तों इससे हम देखते हैं कि जो सेंट्रल कंट्रोल है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो दोस्तों इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, और वो इस पीरियड की सबसे खास बात होती है। एंड दोस्तों इसीलिए हम देखते हैं कि काफ़ी कम ब्यूरोक्रेसी इस पीरियड में थी, क्योंकि अब लैंड ग्रांट का सिस्टम भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये जो लैंड ग्रांट थी इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक तो होती थी ब्रह्मदया, जो लैंड ब्राह्मण लोगों को दी जाती थी। दूसरा था अग्रहार, फ्रेंड जो विलेज की जो जमीन थी जो ब्राह्मण को दी जा रही है उसको कहा गया था अग्रहार। और तीसरी होती है देवदना। इसका क्या मतलब है दोस्तों, जो लैंड टेम्पल्स के लिए अलॉट की जा रही है उसको कहा गया था देवदना। अब फ्रेंड्स अगला टॉपिक आता है डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड राइज ऑफ लैंडेड क्लासेस। फ्रेंड्स जो फाहियान थे उन्होंने अपने अकाउंट में बताया है कि इस पीरियड में जो ट्रेड थी उसमें काफ़ी डिक्लाइन उनको देखने को मिला था। दोस्तों देखिए 550 AD तक रोमन एम्पायर के साथ थोड़ी बहुत ट्रेड होती थी, सिल्क का एक्सपोर्ट होता था। लेकिन दोस्तों 550 AD आते आते जो रोमन लोग थे वो चाइनीज़ लोगों से सिल्क बनाना सीख जाते हैं, तो इसलिए जो इंडियन सिल्क होती है उसकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, तो इस पीरियड में हम देखते हैं कि ट्रेड जो है काफ़ी कम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों इस पीरियड में हमको लैंडेड क्लासेस भी देखने को मिलती हैं, उनका उदय होता है। फ्रेंड्स हमने देखा था कि लैंड ग्रांट्स काफ़ी सारे हो रहे हैं,
ठीक है। तो ब्राह्मण लोगों को जो ब्यूरोक्रेसी होती थी उनको अब लैंड्स जो हैं वो ग्रांट की जा रही हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो लोकल ट्राइबल पीजेंट्स हैं उनके ऊपर एक नया रूलर जो है उनके एरिया में आ जाएगा और उनका स्टेटस काफ़ी कम हो जाएगा। तो इस दौरान हम देखते हैं कि काफ़ी सारी लैंडेड क्लासेस जो हैं उनका उदय होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट की। फ्रेंड्स देखिए, जो गुप्ता लोग थे वे वैश्य थे, ठीक है। ये ब्राह्मण्स को सपोर्ट करते थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण्स जो हैं वो उनको क्षत्रिय के रूप में बताते थे, उनमें गॉड्स की क्वालिटी बताते थे, तो इसलिए ये ब्राह्मण को सपोर्ट करते थे। और इस दौरान हमको ब्राह्मण लोगों की सुप्रीमेसी देखने को मिलती है। जहाँ तक कास्ट की बात है दोस्तों, इस दौरान हमको काफ़ी सारी सब कास्ट देखने को मिलती हैं। और उसके क्या कारण थे? सबसे पहला फ्रेंड्स, हमने देखा था कि काफ़ी सारे फॉरेनर्स जो हैं इंडियन सोसाइटी में शामिल हो रहे हैं, ठीक है। और उन सबको जो है एक सब कास्ट बना दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों जो लैंड ग्रांट वाली प्रैक्टिस थी उसमें हमने देखा था कि जो बहुत सारे ट्राइबल लोग हैं अब वो ब्राह्मणिकल सोसाइटी में शामिल हो रहे हैं, तो उनको भी एक सब कास्ट बना दिया गया था। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि इस पीरियड में काफ़ी सारी सब कास्ट हमको देखने को मिलती हैं। अब फ्रेंड जहाँ तक शूद्र एंड वुमेन की बात है तो उनकी पोजीशन में हमको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। और ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों जो शूद्र थे उनको इस पीरियड में एग्रीकल्चरिस्ट माना गया था, मतलब वो लोग जो खेतों पे काम कर रहे हैं। इससे पहले इनको सर्वेंट्स या फिर स्लेव्स के रूप में देखा जाता था, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इनकी पोजीशन इंप्रूव हुई थी। इसके अलावा ये लोग अब पुराण्स और एपिक्स को भी सुन सकते हैं। एक नए गॉड आ चुके थे जिनकी ये वर्शिप कर सकते थे, और वो गॉड कौन थे? कृष्णा, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस पीरियड में अनटचेबल्स और स्पेशली जो चांडाल्स होते हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये हमको कहाँ से पता चलता है? फाहियान के अकाउंट से। एंड दोस्तों ये जो चंडाल्स होते थे इनमें काफ़ी सारी डिसएबिलिटी इम्पोज की जाती थी। इनको विलेज के बाहर रहना पड़ता था, और जब भी ये विलेज में आएंगे, टाउन में आएंगे, तो ये किसी को टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक ड्रम बजा के लोगों को इन्फॉर्म किया जाता था कि भाई एक चांडाल जो है अब इस विलेज, इस टाउन में आ रहा है। तो इस तरह की डिसएबिलिटीज जो हैं हमको देखने को मिलती हैं। दोस्तों इसके अलावा जो ईरान इंस्क्रिप्शन है उनमें हमको सती के एविडेंस भी मिलते हैं। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि ये गोल्डन एज है या नहीं है, ठीक है। जिस तरह से हम कहते हैं कि जो गुप्ता पीरियड है वो एंशियंट हिस्ट्री में गोल्डन पीरियड है, तो क्या इन चीज़ों को हम गोल्डन पीरियड कहेंगे कि चांडाल्स काफ़ी सारे बढ़ गए हैं, उनके ऊपर काफ़ी सारी डिसएबिलिटीज़ इम्पोज की जा रही हैं, सती प्रथा भी हमको देखने को मिल रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से जब मेंस में क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छे से उसका एनालिसिस करना है, ठीक है। इस पीरियड में जो चेस का जो गेम होता है वो भी ओरिजिनेट हुआ है, और उसका क्या नाम था? चतुरंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि चेस का गेम जो है वो किस पीरियड में उसका ओरिजिन है? तो आपका जवाब होगा गुप्ता पीरियड, और उसका क्या नाम था? चतुरंगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म की। फ्रेंड्स अगर हम फाहियान के अकाउंट्स की बात करें तो उनका ये कहना था कि इस दौरान बुद्धिज्म काफ़ी फ्लोरिशिंग स्टेट में था। लेकिन दोस्तों किसी भी तरह का रॉयल पैट्रोनेज हमको देखने को नहीं मिलता है। इस दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट रिलीजन था वो था ब्राह्मणिज्म, लेकिन ये केवल ब्राह्मण लोगों के लिए ही ओपन था, ठीक है। तो इसलिए दूसरा सेक्ट भी पिक्चर में आता है, और वो कौन सा था? भगवतिज्म। फ्रेंड्स भगवतिज्म मतलब जहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा हो रही है, और ये सेक्ट जो था ये सभी लोगों के लिए ओपन था, ठीक है। इस दौरान भगवत गीता भी कंपाइल की जाती है दोस्तों, और उसमें ये कहा गया था कि हर वर्णा को जो फंक्शन दिया गया है आपको उसको परफॉर्म करना है, ठीक है। विष्णु पुराण, विष्णु स्मृति भी इसी फेज में कंपाइल होती हैं। दोस्तों देखिए ब्राह्मण लोगों में सेक्रीफाइसेस काफ़ी ज़्यादा होते थे, उसमें बलि वगैरह दी जाती थी, तो उसको रिप्लेस किया गया इस पीरियड में कोकोनट ब्रेकिंग। मतलब अब आप नारियल तोड़ोगे, आप बलि नहीं दोगे, आप नारियल तोड़ रहे हो। फ्रेंड्स ये चीज़ हम आज भी फॉलो करते हैं। और नारियल क्यों? क्योंकि उसकी जो शेप है वो ह्यूमन स्कल के समान होती है, उसकी खोपड़ी के समान होती है, इसलिए ये चीज़ इस पीरियड से हम लोग देखते हैं कि लोग अपनाने लग जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो भगवतिज्म है उसमें विष्णु के साथ साथ ब्रह्मा, शिवा, इनकी भी पूजा होती है, और इनको क्या कहा गया है? त्रिमूर्ति, ठीक है। इस दौरान हमको मेल और फीमेल की वर्शिप देखने को मिलती है, और उसका क्या नाम है? अर्धनारीश्वर, वो भी हमको इस पीरियड में देखने को मिलता है। जहाँ तक शैविज्म की बात है, भगवान शिव की बात है, तो उनसे जुड़े 3 ग्रुप हमको इस पीरियड में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है पशुपति सेक्ट,
ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि जो अपना माइंड है वो एक पशु की तरह है, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। हठ योगी जिसको कहते हैं वो आते हैं पशुपति सेक्ट में। दूसरा आता है कपालिका, ये वो लोग होते हैं जो ह्यूमन स्कल या जो कपाल होता है उसमें खाना खाते हैं, उसमें ही पीते हैं, तो उनको कहा गया है कपालिका। और तीसरे होते हैं कलमुख। दोस्तों ये कौन होते हैं? जो जनरली जो शमशान वाला एरिया होता है यहाँ पे ये लोग रहते हैं, और एशेज होंगी या जो मांस होता है उसको भी ये लोग खा जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 सब ग्रुप हैं जो आपको पता होने चाहिए शैविज्म के, पशुपति, कपालिका एंड कलमुख। दोस्तों इसके अलावा जो शक्ति कल्ट है वो भी इसी दौरान उसका उदय होता है। हम देखेंगे कि जो दुर्गा हैं, जो महिष मर्दिनी है, उसकी भी पूजा इस पीरियड में होती है। टेम्पल्स का इमरजेंस इस पीरियड में हमको देखने को मिलता है, और आइडल वर्शिप जो है, जो मूर्ति पूजा है, वो भी हमको इस पीरियड में देखने को मिलती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे आर्ट की। फ्रेंड जो गुप्ता पीरियड है इसको गोल्डन एज माना जाता है, लेकिन दोस्तों अगर हम सही मायनों में देखें तो इकोनॉमिक फील्ड में ये सही नहीं था, लेकिन आर्ट के क्षेत्र में ये सही बात थी, एक गोल्डन एज थी। इस दौरान आर्ट एंड लिटरेचर में काफ़ी बड़े डेवलपमेंट्स होते हैं, और अब उनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये जो गुप्ता पीरियड था ये आर्किटेक्चर, जो बिल्डिंग एक्टिविटीज़ थी उसमें इतना अच्छा नहीं था, लेकिन लिटरेचर, पेंटिंग, इस तरह की जो चीज़ें थी उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हमको देखने को मिलते हैं। और इसका एक कारण ये भी था कि जो गुप्ता किंग्स थे वो आर्ट एंड लिटरेचर के पैट्रॉन्स हुआ करते थे, जैसे कि समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू। फ्रेंड्स जो समुद्रगुप्त है उनको एक कॉइन में वीणा को प्ले करता हुआ बताया गया है, आप इस फोटो में देख सकते हैं। हमने ये भी देखा था कि जो चंद्रगुप्त टू है उसके कोर्ट में हमको 9 जेम्स, नवरत्न देखने को मिलते हैं, तो उन सबका इंटरेस्ट आर्ट एंड लिटरेचर में था, इसलिए इस पीरियड में हमको आर्ट एंड लिटरेचर में काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जहाँ तक सारनाथ और मथुरा की बात है दोस्तों, तो वहाँ पे हमको बुद्धा की इमेजेस इस पीरियड की देखने को मिलती हैं, वो आप इस फोटो में देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे पेंटिंग्स की। एंड दोस्तों ये जो पेंटिंग्स हैं ये काफ़ी सारी जो केव्स थी उसमें हमको मिली हैं, और सबसे फेमस केव है अजंता केव्स, जो कि रॉक कट केव्स हुआ करती हैं, और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स अजंता केव्स में आपको टोटल 29 केव्स देखने को मिलेंगी, जिसमें से 25 तो विहार हैं और 4 चैत्य हैं। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि विहार क्या होते हैं और चैत्य क्या होते हैं। और ये जो अजंता केव हैं इनका पीरियड है 200 BC से 650 AD के बीच में, मतलब 850 साल के टाइमलाइन पे ये केव्स हमको देखने को मिलती हैं। और मेनली इनमें जो पैट्रोनेस था वो था वाकाटका किंग्स का। ठीक है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दोस्तों पता होनी चाहिए। अब दोस्तों ये जो अजंता केव्स हैं इसमें हमको बुद्धिज्म की थीम देखने को मिलती है, बुद्धा की लाइफ की स्टोरीज, उनकी जो जातक स्टोरीज हैं वो हमको देखने को मिलती हैं। ये जो 29 केव्स हैं इसमें 5 जो केव हैं वो हीनयान फेस की हैं, जबकि जो 24 हैं वो महायान फेस की। तो दोस्तों ये सवाल पूछा जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट केव्स हैं जहाँ पे हमको बहुत ही अच्छे स्कल्पचर, मतलब मूर्ति जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि महापरिनिर्वाणा बुद्धा, नागा किंग। फ्रेंड्स इस फोटो में आप देख सकते हैं ये नागा किंग वाला स्कल्पचर है। इसके अलावा कुछ पेंटिंग्स हमको देखने को मिलती हैं, जैसे कि डाइंग प्रिंसेस, फ्लाइंग अप्सरा, इस तरह की पेंटिंग दोस्तों हमको यहाँ पे देखने को मिलती है, और ये काफ़ी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स हुआ करती थी। दोस्तों देखिए ये अजंता केव्स हैं, ये महापरिनिर्वाणा बुद्धा का स्कल्पचर है। एंड दोस्तों ये पेंटिंग्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, काफ़ी ब्यूटीफुल ये पेंटिंग्स हैं, और आज भी इनके कलर्स जो हैं सेम टू सेम है, उसमें किसी तरह की चेंजेस हमको देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए दोस्तों ये पीरियड जो है हम इसको गोल्डन एज कहा करते हैं। दोस्तों ये जो फोटो है ये अजंता केव्स के जो चैत्य हैं उनकी फ़ोटो है। यहाँ पे आप स्तूपा पीछे देख सकते हैं, और आगे आप बुद्धा की इमेज को देख सकते हैं। तो काफ़ी ब्यूटीफुल ये केव्स हमको देखने को मिलती हैं। इसके बाद जो सेकंड केव आती है वो आती है एलोरा केव्स, ये भी महाराष्ट्र में ही है और अजंता केव्स के पास में ही है। पर दोस्तों इसमें खास बात क्या है, इसमें आपको 34 केव्स देखने को मिलेंगी। अगर हम अजंता केव्स देखें तो वहाँ पे केवल बुद्धिज्म था, लेकिन यहाँ पे ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों की केव्स हमको देखने को मिलती हैं। इसका टाइमलाइन क्या है, 5th to 11th सेंचुरी AD। ठीक है, अब दोस्तों ये जो एलोरा केव्स थी इसमें मेनली किसका पेट्रोनेस था, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का।
और जो यादव डायनेस्टी थी उसका पेट्रोनेज हमको देखने को मिलता है। और फंडिंग किसने की थी? जो रॉयल्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास पैसा था, उन सबका फंडिंग यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। अब दोस्तों ये जो एलोरा केव्स है इसमें हमको काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर हम चैत्य की बात करें तो सबसे फेमस चैत्य है विश्वकर्मा केव, इसको कारपेंटर केव भी कहते हैं। और यहाँ पे बुद्धा को व्याख्यान मुद्रा में दिखाया गया है और पीछे बोधि ट्री भी दिखाया गया है। हम आगे इसको स्लाइड में देखेंगे। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है? रावण की खाई, दशावतार टेम्पल। तो दोस्तों इस पर सवाल पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है? कैलाश टेम्पल, जो कि राष्ट्रकूट किंग कृष्ण वन के द्वारा बनाया गया था। फ्रेंड्स ये मोनोलिथिक टेम्पल है, मतलब एक ही रॉक से इसको काट के बनाया गया था। हालांकि इसका पीरियड बाद का है, 756 एडी के बाद का, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट स्कल्पचर क्या है? रावण शेकिंग माउंट कैलाशा, जो कि बहुत ही शानदार स्कल्पचर हमको देखने को मिलता है। धुमार लेन ये एक टेम्पल है। रामेश्वर टेम्पल ये भी हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा जैनिज्म से जुड़ी दो इंपॉर्टेंट केव्स हमको देखने को मिलती है, इंद्र सभा और जगन्नाथ सभा। फ्रेंड्स ये जो फोटो है ये इंद्र सभा का फोटो है, ठीक है। अब दोस्तों ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फोटो कौन सा है? ये नीचे रावण को दिखाया हुआ है, तो रावण शेकिंग माउंट कैलाशा ये उसका स्कल्पचर है। दोस्तों ये कारपेंटर केव है जहाँ पे बुद्धा को व्याख्यान मुद्रा में बताया हुआ है और पीछे आप यहाँ पे बोधि ट्री भी देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको जगन्नाथ सभा यहाँ पे दिखाई दे रही होगी और ये जो फोटो है ये है धुमार लेन जो टेम्पल है उसका। तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग ये केव्स हैं, काफ़ी सारे स्कल्पचर हमको यहाँ पे जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म से संबंधित देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा देखिए ये फोटो है कैलाशनाथ टेम्पल का। दोस्तों बहुत ही शानदार ये फोटो है, एक सिंगल रॉक से इस टेम्पल को बनाया गया है और आप इस फोटो में इसको देख सकते हैं कि कितनी ब्यूटीफुल उस समय की टेक्नोलॉजी रही होगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे बाघ केव्स की, जो भी इसी समय की केव्स हैं और ये कहाँ मिलती हैं? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पर भी हमको बुद्धिस्ट केव्स देखने को मिलती हैं, ये आप इन फोटोज़ में देख सकते हैं। यहाँ पे हमको स्तूपा देखने को मिलता है, मुराल पेंटिंग्स हमको देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट केव्स और हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, जैसे कि जूनागढ़ केव्स, 1st से 4th सेंचुरी एडी के बीच की ये केव्स हैं, बुद्धिस्ट केव हैं और कहाँ पर हैं? गुजरात में। देन नंबर आता है नासिक केव, इनको पांडव लेनी भी कहते हैं, ये भी बुद्धिस्ट केव की श्रेणी में आती हैं। इनका टाइम पीरियड क्या है? 1st सेंचुरी एडी। और दोस्तों ये केव क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे हमको वाटर मैनेजमेंट का एक्सीलेंट सिस्टम देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट आता है उदयगिरी केव्स। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स एक हमने देखा था उदयगिरी खांडीगिरी, वो कहाँ पर है? उड़ीसा में। और ये उदयगिरी केव्स अलग हैं, ये कहाँ पर है? विदिशा मध्य प्रदेश में। और ये कब की केव्स हैं? अर्ली 5th सेंचुरी एडी की, और इनमें चंद्रगुप्त II का पैट्रोनेज हमको देखने को मिलता है। एंड दोस्तों ये वाली केव्स क्यों फेमस हैं? क्योंकि यहाँ पे वॉल्स में हमको काफ़ी सारे स्कल्पचर देखने को मिलते हैं और उसमें जो सबसे फेमस जो स्कल्पचर है वो है वराह का, जो भगवान विष्णु का अवतार है, उसका स्कल्पचर हमको देखने को मिलता है। अब दोस्तों ये जो उदयगिरी केव्स हैं ये वैष्णविज्म, शक्तिज्म, जैनिज्म और शैविज्म इन सभी को डेडिकेट की गई हैं, तो ये सवाल पूछा जा सकता है। अब दोस्तों ये जो स्कल्पचर है ये फेमस स्कल्पचर है उदयगिरी केव्स का। यहाँ पे आपको भगवान विष्णु का वराह अवतार आप देख सकते हैं। ये ऊपर गॉडेस अर्थ को दिखाया हुआ है, ये नागदेव हैं और सबसे पीछे चंद्रगुप्त II को यहाँ पे दिखाया हुआ है। एंड दोस्तों यहाँ बैकग्राउंड में आपको न्यूमरस स्कल्पचर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों काफ़ी फेमस है ये उदयगिरी केव्स। दोस्तों हमने देखा था कि उदयगिरी केव्स जो हैं जैनिज्म, शैविज्म, शक्तिज्म को भी डेडिकेट की गई हैं और वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो इमेज है ये किसकी है? महिषासुर मर्दिनी की है। ये यहाँ पे आपको लॉर्ड गणेश का स्कल्पचर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको शिवलिंग देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो जितने भी उस समय रिलीजन थे डिफरेंट उन सबको यहाँ पे डेडिकेट किया गया है। अब दोस्तों अगला आता है स्तूपा। और दोस्तों इस पीरियड में हम देखते हैं कि स्तूपा में इतना डेवलपमेंट नहीं होता है, उसमें डिक्लाइन हमको देखने को मिलता है। और इस पीरियड का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्तूपा है वो है धमेक स्तूपा, और ये कहाँ पर है? सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ पर है? बनारस के पास में, ठीक है दोस्तों। तो ये उसकी इमेज है धमेका स्तूपा।
अब दोस्तों अगला आता है स्कल्पचर, और स्कल्पचर में सबसे फेमस है सुल्तानगंज बुद्धा, जो कि बुद्धा की 2 मीटर ऊंची एक ब्रॉन्ज इमेज है। इस इमेज को आप इस फोटो में देख सकते हो। अब दोस्तों जो गुप्ता पीरियड था उसकी सबसे खास बात क्या थी कि इसमें अब हमको ब्रिक एंड स्टोन टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। कुछ काफ़ी फेमस टेम्पल्स हैं, जैसे कि भीतरगांव टेम्पल, भीतरी गाजीपुर, देवगढ़, लक्ष्मण टेम्पल छत्तीसगढ़। इसके अलावा नालंदा यूनिवर्सिटी, वो भी ब्रिक से बनाई गई थी, तो वो हमको इस पीरियड में देखने को मिलती है। हालांकि हम कहते हैं कि ये पीरियड आर्किटेक्चर में पुअर था, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बिल्डिंग्स इस पीरियड में बनाई गई थी। अब दोस्तों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सबसे पहला आता है भीतरगांव टेम्पल, और ये कहाँ पर है, कानपुर में। दोस्तों इसको लार्जेस्ट इंडियन ब्रिक टेम्पल माना जाता है। गुप्ता एम्पायर से ये टेम्पल बिलोंग करता है, शिवा विष्णु को इस डेडिकेट किया गया है। दोस्तों शुरुआत में हमको ये टेम्पल इस हालत में मिला था और फिर इसको बाद में रिस्टोर किया गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। सेकंड आता है दोस्तों भीतरी टेम्पल, जो कि गाजीपुर यूपी में है। दोस्तों हमने भीतरी इंस्क्रिप्शन की बात की थी, जिनका संबंध किससे था, स्कंदगुप्त से, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी होगी। अगला आता है दोस्तों देवगढ़ झांसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है, इसको दशावतार टेम्पल भी कहते हैं। गुप्ता पीरियड से ये टेम्पल बिलोंग करता है। अब दोस्तों इसमें काफ़ी सारे स्कल्पचर हमको देखने को मिले, जैसे कि ये नर नारायण स्कल्पचर है। दोस्तों नर नारायण इमेज हमको देखने को मिलती है। यहाँ पे हमको पांचों पांडव और द्रौपदी की इमेज यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे हमको रामायण का सीन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे राम, सीता, लक्ष्मण, और नीचे जो सूर्पणखा है उसकी इमेज यहाँ पे दिखाई गई है। दोस्तों ये स्टोन मेसनरी ब्रिक का टेम्पल है, और इस टेम्पल को आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों विष्णु को आप इन पैनल्स में देख सकते हैं। ये शेषनाग उनके पीछे दिख रहा है, और ये अनंत शैया वाली जो मुद्रा है उसमें भगवान विष्णु जो हैं वो लेटे हुए हैं। अब दोस्तों ये जो गुप्ता पीरियड है ये फेमस है इनके लिटरेचर्स को लेके। काफ़ी सारे लिटरेचर्स इस पीरियड में लिखे गए थे, और ये हमारे लिए प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भाषा, इन्होंने लिखे थे 13 प्ले। कालिदास ये सबसे फेमस है, और इनकी कंपोजिशंस कौन कौन सी हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशी, मालविका अग्निमित्रा, रघुवंशा, कुमार संभवा, ऋतु संहारा एंड मेघदूत। दोस्तों ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। देन शूद्रका, और इनसे जुड़ी कंपोजिशन कौन सी है, मृच्छकटिकम, विना वसावा दत्ता, भाना। देन आता है विशाख दत्ता, और इनसे जुड़ी 2 इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है, मुद्रा राक्षसा एंड देवी चंद्रगुप्तम। दोस्तों इसके अलावा भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, उनकी कंपोजिशन है, वो आप इन स्लाइड में मैंने बताई हुई हैं, इनसे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। अब दोस्तों ये जितने भी प्लेज हमको देखने को मिलते हैं इनसे जुड़ी कुछ खास फीचर्स हैं, जैसे कि ये सभी कॉमेडीज़ हैं, ठीक है, हमको किसी भी तरह की ट्रेजेडीज़ इसमें देखने को नहीं मिलती हैं। और दोस्तों जिस तरह के कैरेक्टर दिखाए गए हैं हायर और लोअर क्लास के, तो वो सेम लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। जो हायर क्लास के कैरेक्टर हैं वो संस्कृत लैंग्वेज बोलते हैं, जबकि वुमेन एंड शूद्रा उनको प्राकृत लैंग्वेज बोलता हुआ दिखाया गया है। मतलब एक तरह का सोशल इनइक्वलिटी हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इस फेज में भगवद गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति, लॉ बुक्स, इन सब का कंपाइलेशन होता है। तो दोस्तों काफ़ी कुछ है इस पीरियड में हमारे लिए, और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। दोस्तों ये पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके काफ़ी कुछ हमको यहाँ से सीखने को मिलता है। जैसे कि आर्यभट्ट, इन्होंने 2 बुक लिखी थी, आर्यभट्टिया एंड सूर्य सिद्धांता। फ्रेंड्स ये जो आर्यभट्ट थे इन्होंने जीरो को डिस्कवर किया था, पाई की वैल्यू इन्होंने एकदम सही बताई थी, डेसिमल सिस्टम इन्होंने डिराइव किया था। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया था कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, वो अपनी खुद की एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करती है और सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस भी बताई थी, जो कि एकदम एक्चुअल वैल्यू के काफ़ी करीब है। तो दोस्तों काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है इनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसके बाद आते हैं वराहमिहिरा, एंड दोस्तों इन्होंने 2 इनकी कंपोजिशन है, एक तो पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों जो मेहरौली का आयरन पिलर है वो 4th सेंचुरी एडी का है।
लेकिन उसमें आज भी किसी तरह की रस्टिंग नहीं हुई है। तो ये इस चीज़ को बताता है कि उन लोगों की नॉलेज मेटलर्जी को लेकर कितनी अच्छी रही होगी। इसके अलावा दोस्तों जो इंडियन नंबर सिस्टम है वो भी इसी पीरियड में उसका इवोल्यूशन हुआ था, इसलिए दोस्तों ये पीरियड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम बात करेंगे वर्धन डायनेस्टी या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी की। इसके फाउंडर कौन थे? पुष्यभूति। फ्रेंड्स, जो गुप्ता रूल था वो लगभग 550 एडी तक चलता है, ठीक है। उनका पावर सेंटर क्या था? यूपी एंड बिहार। पर दोस्तों 500 एडी के बाद हम देखते हैं कि जो नॉर्थ और जो वेस्टर्न एरिया होता है वहाँ पे काफ़ी सारे फ्यूडेटरीज जो हैं वो उनका राइज होता है, और उसमें से एक फ्यूडेटरी थे पुष्यभूति जो वर्धन डायनेस्टी को फाउंड करते हैं। दोस्तों इसके सबसे इंपॉर्टेंट किंग कौन से थे? उनका नाम था हर्षा, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये जो मैप है इसमें आप लेट गुप्ता के टेरिटोरियल एक्सटेंट को देख सकते हैं, और इन्हीं के साथ इस वाले एरिया में वर्धन डायनेस्टी एक ये फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं जिनका राइज होता है, और इसी के बाद फिर ये अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करते हैं। एंड दोस्तों इस मैप में आप इनके एम्पायर को देख सकते हैं। ये जो पूरा एरिया है ये वर्धन एम्पायर या फिर हर्षा एम्पायर के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों ये जो वर्धन डायनेस्टी थी इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन था थानेसर, और इसका दूसरा नाम क्या है? स्थान विश्वरा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इनके सबसे इंपॉर्टेंट किंग थे हर्षवर्धना। 606 से लेके 647 एडी के बीच में इनका रूल था। एंड दोस्तों फिर टाइम के साथ साथ इन्होंने अपनी अथॉरिटी बाकी फ्यूडेटरीज पे भी कायम कर ली थी, और इनका जो पावर सेंटर था वो क्या था? कन्नौज। दोस्तों इस समय तक आते आते जो पाटलिपुत्र था उसकी पोजीशन काफ़ी डाउनग्रेडेड हो जाती है, और अब नया पावर सेंटर बनता है कन्नौज, ठीक है फ्रेंड्स। अब दोस्तों ये जो हर्षवर्धन है इनके बारे में हमको कहाँ से पता चलता है? एक तो जो इनके कोर पोइट थे बाण भट्टा, उनके द्वारा इनकी बायोग्राफी लिखी गई थी हर्षचरिता, वहाँ से हमको इनके बारे में नॉलेज मिलती है। एंड दोस्तों बाण भट्टा ने एक दूसरी चीज़ भी लिखी थी, उसका क्या नाम है? कादम्बरी, जिसको वर्ल्ड की पहली नॉवेल भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा दोस्तों हर्षा के टाइम पे हेन सांग जो एक चाइनीज़ पिलग्रिम थे वो भी इंडिया में आते हैं, तो उनके अकाउंट से भी हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब दोस्तों ये जो हर्षा थे इनका जो रूल था वो नॉर्थ इंडिया में कश्मीर के अलावा हर जगह फैला हुआ था। राजस्थान, पंजाब, यूपी, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे इनका डायरेक्ट कंट्रोल हुआ करता था, और इसके अलावा जो एरिया था वहाँ पे इनका इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हुआ करता था। लेकिन दोस्तों ये जो हर्षवर्धन थे ये साउथ में ये नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय साउथ में चालुक्यन किंग थे पुलकेशिन सेकंड, वो इनको कड़ी टक्कर देते हैं, इनको हरा भी देते हैं, ठीक है। इसलिए ये जो हर्षवर्धन है इनका जो एरिया था ये साउथ में नहीं हमको देखने को मिलता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इनके एडमिनिस्ट्रेशन की। सेम वही एडमिनिस्ट्रेशन था जो गुप्ता किंग का हुआ करता था, लेकिन ये और ज़्यादा फ्यूडल था और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज हमको देखने को मिलता है। काफ़ी बड़ी इनकी आर्मी थी, ठीक है। लैंड ग्रांट्स भी काफ़ी बड़े लेवल पे होता था, प्रीस्ट को भी और ऑफिसर्स को भी, ठीक है। जो हेन सांग है उनके अकाउंट से हमको पता चलता है कि जो हर्षा के टाइम पे जो रेवेन्यू था उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता था। पहला पार्ट किंग के लिए होता था, दूसरा पार्ट स्कॉलर्स के लिए होता था, तीसरा पार्ट जो ऑफिशियल्स हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं उनके लिए, और चौथा पार्ट होता था धार्मिक कार्यों के लिए, जो रिलीजियस पर्पज होते थे उसके लिए चौथा पार्ट इस्तेमाल किया जाता था। अब दोस्तों ये जो लैंड ग्रांट वाली प्रैक्टिस थी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन जो ऑफिसर्स होते हैं उनको भी लैंड ग्रांट में ही पे किया जाता है। इसलिए दोस्तों हम देखते हैं कि इस पीरियड में हमको काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स देखने को नहीं मिलते हैं। इस पीरियड में लॉ एंड ऑर्डर इतने अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया था, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो हेनसांग थे जो इनके कोर्ट में आए थे उनके साथ भी रॉबरी की घटना हो जाती है, चोरी की घटना हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इस पीरियड में इतना अच्छा नहीं था। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे हेनसांग के अकाउंट की, और इसको क्या कहते हैं? शियू की। फ्रेंड्स ये जो हेनसांग थे ये नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आए थे, और साथ ही साथ जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उसको कलेक्ट करने ये आए थे। एंड दोस्तों इनके जो अकाउंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे अकाउंट्स हैं। इससे पहले जो फाइयान थे उससे भी काफ़ी रिच अकाउंट्स हमको देखने को मिलते हैं, और इससे हमको इस दौरान सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस लाइफ को देखने का मौका मिलता है। इन अकाउंट्स में कहा गया है कि जो पाटलिपुत्र है अब वो डिक्लाइन कर रहा है, प्रयाग और कन्नौज जो हैं वो इम्पोर्टेंट सेंटर बनते जा रहे हैं।
ब्राह्मण और क्षत्रिय जो लोग थे इस फेज में वो काफ़ी सिंपल लाइफ व्यतीत करते थे, लेकिन जो नोबल्स हैं, जो प्रीस्ट हैं, उनकी लाइफ काफ़ी लग्जूरियस हुआ करती थी। शूद्रा को इन्होंने एग्रीकल्चरिस्ट बताया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अनटचेबल्स जो हैं उनकी प्रेजेंस इन्होंने नोटिस की थी। ये विलेज के बाहर इनको रहना पड़ता था और काफ़ी डिसएबिलिटीज़ इन पे इम्पोज की जाती थी, और वो क्या थी हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। इस पीरियड में बुद्धिज्म 18 सेक्ट्स में डिवाइड किया गया था, और उनका जो सबसे फेमस सेंटर था वो था नालंदा, जो कि एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। यहाँ पे महायान स्कूल की फिलोसॉफी को पढ़ाया जाता था। दोस्तों इसके बाद 670 एडी में एक और चाइनीज ट्रेवलर भारत में आते हैं, और वो कौन थे? IT सिंह। ये नालंदा को विजिट करने के लिए आते हैं। दोस्तों जहाँ तक हर्षा की बात है, इन्होंने एक टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी अडॉप्ट की थी। शुरुआती ईयर्स में ये भगवान शिव के फॉलोअर थे, और बाद में ये बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेते हैं। एंड दोस्तों ये एक लिटरेरी फिगर हुआ करते थे। इन्होंने खुद से 3 प्ले लिखे हैं, नागनंदा, प्रियदर्शिका एंड रत्नावली। तो दोस्तों ये सब इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में सवाल पूछे जा सकते हैं। दोस्तों हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू।